इमरान खान साहब के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस एक असासा था। बिल्कुल इसी तरह जैसे कुछ एटमी असासे होते हैं, कुछ फाइनेंशियल असासे होते हैं, कुछ मादनियाती असासे होते हैं, कुछ आपके फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह कुछ सियासी असासे भी होते हैं। ये सियासी असासे बुरे वक्त के लिए रखे जाते हैं कि जब सारे असासे खत्म हो जाएं तो फिर उस असासे को इस्तेमाल किया जाए। एक पश्तो की कहावत है जिसमें यह कहा जाता है कि शहद हमेशा आखिर में खाई जाती है। यानी आप अगर सारी दवाइयां आपने इस्तेमाल कर लें और अब आपके पास कोई चाराकार नहीं बचा तो फिर अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने अपनी शहद निकाली और उसको भी चाट लिया। लिहाजा शहद जो उसके बारे में कहा जाता है कि आखिरी खुराक होती है जब भी इस्तेमाल की जाए, और आखिरी दवा भी होती है जब भी इस्तेमाल की जाए। इमरान खान साहब के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस था, इसे एक असासे की शक्ल में एक साइड पर रखा गया था क्योंकि इसे एक ओपन एंड शट केस कहा जाता था। इस केस के अंदर ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि जब वो कौम के सामने आएंगे तो आप सब भी हैरान रह जाएंगे। किस तरह इसराइली कंपनियों ने पैसा दिया, किस तरह अमेरिकन कंपनी की तरफ से पैसा आया। अब जो अबू धाबी के एक शाही खानदान के फर्ज जिनका नाम अभी नहीं आया, वो बस नाम आने वाला है, 20 लाख पाउंड उनकी तरफ से आ गए। इसी तरह आरफ नकवी साहब नाम के एक किरदार हैं, बड़े ही मशहूर किरदार हैं। इनकी एक कंपनी है अबराज, आपने सुना होगा, अबराज ग्रुप। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी की बुनियाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पैसे से शुरू हुई थी। और ये बहुत ही वेल लिंक्ड आदमी है। और आरफ नकवी साहब बहुत ही स्मार्ट आदमी है। इनके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे। फिर इनके आसफ अली ज़रदारी साहब के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे। फिर इनके शरीफ फैमिली के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे। बल्कि जब आखिरी हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ साहब की, तो ये मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक डील करना चाहते थे। जो कराची के इलेक्ट्रिक, आपने देखा होगा, के इलेक्ट्रिक को एक चाइनीज़ कंपनी खरीदना चाहती थी क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है इस वक्त अबराज ग्रुप के पास है। ये तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि अबराज ग्रुप जो है वो के इलेक्ट्रिक को चला रहा है। और के इलेक्ट्रिक ने सुई साउदर्न गैस के तकरीबन 70 बिलियन रुपीस देने हैं। तो अब ये एक चाइनीज़ कंपनी, शंघाई इलेक्ट्रिक नाम की बड़ी कंपनी है चाइना की, उसके साथ अबराज ग्रुप एक के इलेक्ट्रिक का सौदा कर रहा था। और उसमें चाइनीज़ कंपनी का ये कहना था कि हम इस कंपनी को खरीद लेते हैं के इलेक्ट्रिक को, लेकिन इससे जो सुई साउदर्न गैस के जो पैसे देने हैं वो हम अदा नहीं कर सकते। आप या तो इसको वेव ऑफ करवा दें या फिर आप इसको अदा कर दें तो हम के इलेक्ट्रिक को खरीद लेते हैं। तो आरफ नकवी साहब मियां नवाज शरीफ साहब से सुई साउदर्न गैस के वो 70 अरब रुपए माफ करवाना चाहते थे, इसलिए बड़ी लॉबिंग की उन्होंने। और शायद खान अब्बासी साहब भी बहुत बड़े फैन हैं इनके। इसके अलावा मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़े इनके गहरे ताल्लुकात हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश की कि आरफ नकवी किसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब तैयार हो जाए उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इस बार बड़े समझदार हो गए थे। उन्होंने एक बार भी आरफ नकवी के साथ मुलाकात नहीं की। और उसके बाद जब आरफ नकवी साहब को महसूस हुआ कि इमरान खान साहब अब अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो इन्होंने फिर अपने मामलात उनके साथ सेटल कर लिए। बल्कि अगर आप इस सारी तफसील को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो रेहाम खान की किताब पढ़ लें। रेहाम खान ने बड़ी तफसील से इसके बारे में लिखा है कि मुझे इमरान खान साहब ने कहा था कि आरफ नकवी साहब के पास दुबई जाओ और उनके साथ मिलो, ये हमारे बहुत बड़े डोनर हैं, उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल वो हमारे साथ नाराज़ है। और फिर उसमें रेहाम खान ने कहा कि मैं दुबई गई और जब मैं वहाँ पे गई तो एक तो आरफ नकवी साहब मुझसे मिले नहीं, बस उनकी बेगम मिली और वो भी मुझे आधा घंटा उन्होंने वेट करवाया और उसके बाद मिली। और उसके बाद जब वो मिले तो इन सब का उन्होंने एतराज़ ये किया कि इमरान खान साहब बात नहीं मानते, कुछ सीधे मुंह बात नहीं करते और वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने पलंदा खोला शिकायत का, वो रेहाम खान ने अपनी किताब में बड़ी तफसील के साथ लिखा है। तो आरफ नकवी साहब जो थे वो फिट हो गए इमरान खान साहब के साथ भी उस सारे सिलसिले में। और जब वो फिट हुए तो उससे पहले इन्होंने फंडिंग करना शुरू कर दी थी। फंडिंग के लिए उनके पास एक क्रिकेट क्लब था, जैसे वोटन क्रिकेट क्लब, अब तो हर बच्चे को नाम ये याद हो गया है। दुबई के अंदर ये बनाया गया था और ये चैरिटी मैचेस करवाता था और चैरिटी के पैसे इकट्ठे किए जाते थे। अब वो पैसे चैरिटी पे लगने चाहिए थे, लेकिन वो वहाँ से री रूट होके वोटन क्रिकेट क्लब से होते हुए वो इमरान खान साहब के ज़ाती अकाउंट्स या इनके कुछ परवरदा लोग थे उनके अकाउंट्स में, और या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में पैसे आते रहे। तो 2.1 मिलियन डॉलर्स की तो एक ऐसा केस है, एक ऐसा सबूत है कि जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता किसी शक्ल में भी। बाकी ये जो 20 लाख पाउंड का एक नया आ गया, आज फाइनेंशियल टाइम ने भी इसके बारे में बड़ी तफसील से लिखा है, वो भी आप उसको भी पढ़ लीजिए। तो ये लगभग जो है वो गवर्नमेंट का कहना है कि 700 मिलियन डॉलर इस तरह वाइट हुए हैं। 700 मिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम बनती है, आप खुद अंदाजा लगाइए। इसको अगर अरबों में आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी रकम होगी। लिहाजा ये जब केस फाइल हुआ था आज से 8 साल पहले, तो इमरान खान साहब अपने साथी, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अकबर एस बाबर साहब,
ये बानी रुकन है पीटीआई के, सबसे पहले इन्होंने इनिशिएट किया इस केस को और इन्होंने तफसील देनी शुरू की। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनके तफसीलात मांगी अकाउंट्स की, तो उन्होंने खुद अपने अकाउंट्स ओपन कर दिए। जब वो अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन के पास गए और वेरिफिकेशन के मरहले से गुजरे, तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अकाउंट्स की तफसीलें बता दी और उस तफसील में ये पता चला कि ऐसे बेतहाशा, बल्कि 17 अकाउंट्स के बारे में तो कहा जाता है कि 17 अकाउंट्स ऐसे हैं कि जो पीटीआई के पैसे जिनमें आते रहे, लेकिन जिनको पीटीआई ने डिक्लेयर नहीं किया था। कुछ 17 कहते हैं, कुछ 11 कहते हैं, कुछ 7 कहते हैं, लेकिन अकाउंट्स ऐसे हैं जो स्टेट बैंक ने जिनको डिक्लेयर किया कि ये वो अकाउंट्स है जिनके अंदर खुफिया तरीके से पैसे आते रहे, लेकिन पीटीआई ने इनको कभी भी अनाउंस नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा 8 साल इसके ऊपर बहस होती रही, 8 साल सबूत इकट्ठे करते रहे। इलेक्शन कमीशन में कभी ये कमेटी, कभी वो कमेटी, कभी ये केस पीटीआई हाई कोर्ट ले जाती थी, फिर हाई कोर्ट से अगर मामला सेटल नहीं होता था तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, वहाँ से स्टे ले लिया जाता था, कभी ये स्टे कभी वो स्टे होता है। कमेटी ने अल्टीमेटली फैसला कर लिया। जब फैसला कर लिया तो इस फैसले को महफूज कर दिया गया। इस फैसले को महफूज क्यों किया गया, उसके बारे में 2 आरा खुफिया तरीके से जो सर्कुलेट कर रही थी मीडिया के अंदर, वो ये थी कि एक तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया या रोका गया कि इस केस को अब साइड पर रख दें, क्योंकि ये एक हमारे लिए असासा है। जब भी हमें यह महसूस होगा कि इमरान खान साहब काबू नहीं आ रहे, तो अल्टीमेटली ये केस है जो ओपन एंड शट केस है, जिससे इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे कंप्लीटली। और दूसरी तरफ से जो पीडीएम थी ये शोर करती रही, डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत शोर लगाया, लेकिन जब फैसला हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम दोनों, यानी पूरी जो पीडीएम है वो खामोश होकर बैठ गई कि अभी इसका टाइम नहीं आया। और पीडीएम का ख्याल यह था जब अगले इलेक्शन होने लगेंगे तो उससे पहले जब इमरान खान साहब टिकट जारी करने लगेंगे अपने उम्मीदवारों को, तो उस वक्त हम प्रेशराइज करके, शोर करके, एहतजाज करके इस फैसले को ओपन करवा देंगे। और ये फैसला जब आएगा तो फिर इमरान खान साहब टिकट्स भी नहीं दे सकेंगे, या फिर अगर उन्होंने टिकट्स जारी कर दिए हुए तो उन टिकट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे या इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इसका पीडीएम को फ़ायदा होगा या नून लीग को फ़ायदा होगा। लेकिन जो ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब का फैसला आया तो उसके बाद ज़ाहिर है अब कोई और एक्टिविटी या कोई और ऐसी चीज़ या कोई और ऐसा सासा नहीं था पीडीएम के पास या एस्टैब्लिशमेंट के पास या रियासत के पास कि वो जिससे इमरान खान साहब को काबू कर सके। तो अल्टीमेटली फिर दोनों ने ये फैसला किया कि जो आखिरी असासा, जो एटमी असासा है हमारे पास इमरान खान साहब के खिलाफ, उसको ओपन किया जाए। तो आज आपने देख लिया है जो हाफिज हमदुल्ला साहब ने फरमाया। जो पीडीएम के दूसरे लोग जो कुछ कह रहे थे, आप वो भी सुन लीजिए। जब खबर आई कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए, अब क्यों भाई, एक दिन पहले शुक्रिया जबरदस्त हो गया और अगले दिन इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए। आज पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी किया और यह भी कहा कि फौरी तौर पे इस केस को ओपन किया जाए, फैसला सुनाया जाए, और अगर फैसला नहीं सुनाया जाता तो मरियम नवाज साहबा ने एक धमकी भी दी है, वो धमकी भी मुलाहिजा कर लीजिए। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ईसीबी के सामने धरना देंगे। तो गोया अब आप देखिएगा कि मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगे, यानी पूरी पीडीएम का आज एहतजाज जो वो बड़ा अलार्मिंग है। फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी जो है वो बड़ी, उसकी टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है। और इसके साथ साथ जो आज सेनेट के अंदर जो गुफ्तगू हुई वो आपके सामने है, जो मीडिया के अंदर बार बार खबरें दी जा रही हैं वो भी आपके सामने। तो मुझे ये लगता है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अब ज़्यादा दूर नहीं है। अगर इस हफ्ते नहीं आता तो अगले हफ्ते डेफिनेटली इसका ये फैसला खुल जाएगा, आ जाएगा। और अगर ये फैसला वाकई इम्पार्शल हुआ और इमरान खान साहब के पीछे कोई और ताकत ना हुई तो इमरान खान साहब और पीटीआई बहुत बुरी तरह पिट जाएगी, फिर एक नई प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। और जब इस तरफ से आप देखिएगा कि फॉरेन फंडिंग केस का जब फैसला आएगा और उसमें इमरान खान और पीटीआई फंस जाएंगे, तो दूसरी तरफ से ये देखें जो पीडीएम है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी बार बार प्रेशराइज कर रही है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर जाएगा तो फिर ये 3 जजेस जिनको जो इस वक्त कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं वो फिर शायद एक बेंच ना बना सकें, और उस बेंच से फिर ज़ाहिर इमरान खान साहब को खास फ़ायदा नहीं हो सकेगा। एक लार्जर बेंच ही बनेगा, और लार्जर बेंच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ नहीं है या उनकी आरा इनके साथ नहीं मिलती। तो आज से मुझे यूँ लगता है कि पीटीआई पे एक मुश्किल वक्त आ रहा है, और ये असल इमरान खान साहब का ये असल इम्तहान होगा। अगर इमरान खान साहब इससे भी गुजर गए तो फिर इमरान खान साहब का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। लेकिन क्या वाकई गुजर जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये इस सवालिया निशान की कीमत इस वक्त उतनी ही है जितना फॉरेन फंडिंग केस की कीमत है, $700 मिलियन। लिहाजा ये $700 मिलियन का सवाल है जो मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ।